सोलो लेवलिंग की एक नया वीडियो लेके मैं लौट आया हूँ। क्या बात है दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है? सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसे ही सोलो लेवलिंग के वीडियो सबसे पहले देखना है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था थॉमस आंद्रे वो कोरिया में जिनबू से मिलने आता है और उसे एक खतरनाक डैगर देता है और उसके बाद कोरिया में एक बहुत ही खतरनाक गेट ओपन होता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम कोरिया को देखते हैं। कोरिया के आसमान में वो डेंजन का गेट खुला हुआ है। उसकी वजह से सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। सभी बस इस शहर से बाहर भाग जाना चाहते हैं और इसीलिए हम सब लोगों को भागते हुए अपने सामान को, अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए बाहर से भागते हुए देखते हैं। रास्तों में गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, सब लोग बस आगे निकलना चाहते हैं। ऊपर से हमें शहर को दिखाया जाता है, चारों तरफ गाड़ियों का भीड़, इंसानों का भीड़, सब भागना चाहते हैं इस शहर से। पूरा शहर जैसे कि बैंगनी कलर में भर चुका है। तभी हमें जिन्हा को दिखाया जाता है। जिन्हा कहती है, मॉम हम लोग इवैक्यूएट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहती है, वेल अगर ये जगह वार जोन बनने ही वाली है तो क्यों ना हम इसी के साथ यहीं पे मर जाए, यही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। और इसके अलावा भी इस जगह को इवैक्यूएट करने के लिए नहीं कहा गया है। ये सुन के जिन्हा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, पर मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ और मैं तब इतना बड़ी तो हो जाऊंगी कि ड्रिंक कर पाऊंगी, मैं बाहर अपने मर्जी से जा पाऊंगी, कॉलेज को एंजॉय करूंगी, अपने लाइफ को एंजॉय करूंगी। मैं ऐसे ही यहाँ पे मरना नहीं चाहता जब मेरा लाइफ स्टार्ट होने ही वाली है। यह सुन के उसकी मॉम हंसते हुए कहती है, हाँ तुम्हारे पास पॉइंट तो है, पर जिनबू हमें बचा लेगा जैसे कि उसके पापा ने की थी। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम जिन को देखते हैं। वो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, सारे लोगों को देख रहा है, इस शहर को देख रहा है और सोचने लगता है, इवन नाउ मैं उन लोगों की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं वो लोग कहाँ पे है, पर ये गेट इतना खतरनाक है, मुझे ही इसे रोकना होगा। पर क्या ये मैं कर पाऊँगा बिना कोई सेक्रीफाइस दिए? अब तो मुझे बहुत बहुत कुछ प्रोटेक्ट करना है। और तभी अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, पता नहीं कब कौन रहे या ना रहे, तो फिर मुझे किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके कॉन्टैक्ट में मॉम, जिन्हा, जिन्हो सबकी कॉन्टैक्ट देखने के बाद तभी फ्रेंड लिस्ट में चाइयन की कॉन्टैक्ट दिखता है। सीन शिफ्ट होता है, मिस चाइयन को देखते हैं। वो अभी भी प्रैक्टिस कर रही है पर वो सैड है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ दिनों से तुम्हारे अंदर कुछ हेजिटेशन है। मिस चाइयन, मैं तुम्हारी स्वाद चलाना देख के ही बोल सकता हूँ तुम्हारे दिल में कुछ है। आई गेस ये नेचुरल है क्योंकि मैं भी डर चुका था। हाँ पता है, तुम्हारे सामने जो कुछ अब तक आया है या फिर आने वाला है वो मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मेरे साथ तो उसके जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर तभी मिस चाइयन की फ़ोन रिंग करने लगता है। कुछ देर फ़ोन पे बात करने के बाद मिस चाइयन मिस्टर सॉन्ग को कहती है, कोच मुझे तभी थोड़ा सा शांत होते हुए कहती है, मुझे जाना है, कुछ काम आ गया है सर। ये सुन के मिस्टर संग थोड़ा सा खुश होता है और उसे जाने का परमिशन दे देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं। सारे के सारे लोग जिनबू को देख के कहने लगते हैं, क्या ये जिनबू है ना? और तभी सामने हम जिनबू के साथ मिस चाइयन को देखते हैं। सभी के सभी लोग बस उन्हें ही देख रहे थे। पहले उसके साथ एक लड़की को देख के सोचने लगता है, क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? कौन है आखिर? क्या ये हंटर्स गिल्ड से मिस चाइयन वही है ना? जिन भी चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे लगा था कि ये प्लेस खाली होगा। इतने बुरे हालत के बावजूद यहाँ पे अभी भी लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं। मिस चाइयन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही है। तभी कहती है, क्या तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क पसंद है? जिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं कि पसंद है, पर मैं बस यहाँ पे आना चाहता था। वो कहती है, पर क्यों? मैं ही क्यों? जिन ये सुन के हंसता है और कहता है, क्योंकि तुम ही तो हो जो मेरी दोस्त हो। मिस चाइयन समझ नहीं पाती। तभी जिन कहता है, याद है ना तुम्हें वो स्टैचू के सामने तुमने कहा था मैं हूँ एक दोस्त जो कि उसे बचाने आया है। ये सुन के मिस चाइयन बहुत बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और तभी कहती है, क्या तुमने वो सुना था? जिन कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरा सुनने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मिस चाइयन कंटिन्यू करते हुए कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ वो डेंजन आखिर क्या था? जिन कहता है, देखो मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकता, बाद में कभी बता दूंगा जब मुझे भी पूरी तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं भी उसके बारे में कंफ्यूज हूँ। मुझे भी अपने सारे सवालों का जवाब नहीं मिला है। ये सुन के वो कहती है, अच्छा समझा। पर तभी हम देखते हैं उनके सामने बहुत सारे शैडोज लोगों को ब्लॉक किए हुए हैं। सारे के सारे लोग उनकी फ़ोटो खींचना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं। पर वो वहाँ पे देख के कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता है इसके वजह से और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं?
जीन अपने बात करने लगता है, पर दूसरी तरफ हम चाइयन को देखते हैं। वो सोच रही है 2 साल से मैं हंटर हूँ, पर मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैं कब बाहर आई थी और मेरी मन इतना ज़्यादा हल्का फील हुई थी। पर ये इसके साथ रहना कुछ अलग है, डिफरेंट है, कुछ अलग फील होता है। और इसके पास जो स्पेशल सेंट है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा लगता है। तभी जीन सामने दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें उस राइड पे जाना है? वो सामने देखते हुए कहती है, बिल्कुल बिल्कुल जाना है। जीन एक के बाद एक हर एक राइड दिखाते हुए कहता है। तो फिर उसके बाद वो कैसा रहेगा? वो हर किसी राइड में जाने के लिए राज़ी होती है और बहुत ज़्यादा खुश है, हंसने लगती है, खुश होते हुए हंसने लगती है और कहती है, यस, हर एक राइड पे जाना चाहूँगी। ये सुनकर जीन खुश होता है और सोचने लगता है, देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं जो बाहर आना चाहता था, खुश होना चाहता था। ऑल राइट, अब चलो। कुछ देर बाद हम देखते हैं उनको हर एक राइड करते हुए, पर उनको जैसे कि नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, वो नॉर्मली इन सब राइड में चीखते हैं, डरने लगते हैं, पर उनको कुछ भी नहीं हो रहा था। उनको नॉर्मली बोर फील हो रहा था। कुछ देर बाद जब वो खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तभी जिन कहता है, क्या तुम्हें मज़ा आया? वो खाते हुए कहती है, हाँ मुझे बहुत मज़ा आया। जिन कहता है, तो फिर क्यों तुम इतना चुप थी? एक बार भी तुमने चिल्लाया नहीं। और तभी सोचने लगती है, हाँ समझ गया, एक एस रैंक के हंटर के लिए ये सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है। उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है, तो फिर चलो एक राइड पे मैं तुम्हें ले जाता हूँ, जो कि सचमुच बहुत बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। मिस चाइयन चौंकती है और सोचने लगती है, क्या? तभी आसमान में बादलों के पार देखते हैं जीन और मिस चाइयन काइसल के ऊपर उड़ रहे हैं। वो कहता है, सो क्या लगता है इस बारे में तुम्हें? वो सामने देखते हुए बहुत हैरान है और कहती है, ये तो बहुत फास्ट है और हम इतने ऊपर हैं, और ऑल्सो ये सच में बहुत बहुत सुंदर है। और सच में ये जो सीन, ये जो पैनल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो खुश होती है और कहती है, जिनबू, तुम अगर हमेशा ही ऐसे राइड पे जा सकते हो, इतना सुंदर सुंदर सब कुछ देख सकते हो, तो फिर अम्यूज़मेंट पार्क वहाँ पे क्यों गए थे? वो थोड़ा सा सोचता है और कहता है, वहीं पे एक गेट ओपन हुआ था जहाँ पे मेरे पापा, मेरे फादर गायब हो गए थे, सो इसीलिए मैं जाना चाहता था। वो थोड़ा सा सैड होती है और कहती है, सॉरी, पर थैंक यू मुझे यहाँ पे लाने के लिए। मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहती थी तुमने मेरी कितनी मदद की है। पर जिन उसकी बातों को काटते हुए कहता है, अब भी कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, अब शाम हो चुका है। आसमान में कहीं दूर एक जंगल में देखते हैं, वो दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे। जिन्हा आसमान की तरफ देखते हुए बहुत खुश होती है और एक टूटते तारे को देख के उसके कंधे में अपना सर रखती है। ये पैनल सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सीन शिफ्ट होता है, सियोल के आसमान में उसी गेट को दिखाया जाता है जो कि पूरे शहर को ढक चुका है। कुछ देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं, एक हंटर को देखते हैं। वो सोचने लगता है, तो ये है वो जाइगेंटिक गेट जो कि कुछ ही दिनों में ओपन होने वाला है। पर मैं हूँ एक बी रैंक का हंटर, मैं ऐसे ही अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता। तभी उसका धक्का किसी और से लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, व्हाट द हेल? और उसके सामने हम किसी और को नहीं, राकन को देखते हैं। वो उसकी तरफ देख के पूरी तरह से चौंका हुआ है। तभी उसको ऐसे चिल्लाते हुए सारे के सारे लोग उसके तरफ और राकन की तरफ देख रहे थे और सोचने लगते हैं, क्या कोई डंजन ब्रेक हुआ है? ये बंदा इतना ज़्यादा ह्यूज है, ये तो माँ डोंगबुक तक को अपने पैसे खर्च कराने के लिए भगाएगा, वो उसके पीछे पागल हो जाएगा। शायद ये बंदा एक हंटर है, क्योंकि अब इस शहर में, इस जगह में कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं है। पर वो बंदा चुप ही नहीं होता, चिल्लाते हुए कहता है, हे मैन, क्या तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? जब तुम किसी को धक्का दो और गलती तुम्हारी हो तो माफ़ी मांगना चाहिए। और मन में सोचने लगता है, मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, वो भी अपर टायर का। पर अब समय अलग है, अब मैं किसी की पैर नहीं धोता, किसी की पीछे नहीं पड़ा रहता। और चिल्ला के कहता है, क्या तुम वहाँ पे ऐसे ही खड़े रहने वाले हो? अगर तुमने कुछ गलती की है तो माफ़ी मांगना सीखो। पर तभी हम राकन को देखते हैं, वो उसके सामने बहुत बड़ा मुंह कर लेता है और उसको वहीं पे खा लेता है। सारे के सारे हंटर्स ये देख के पूरी तरह से डर जाते हैं और बस सोचने लगते हैं, क्या उसने उसे खा लिया, एक बंदे को खा लिया है। राकन हंसने लगता है और तभी वहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए एक बहुत ज़ोर से ज़मीन पे स्मैश करता है, जिससे वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी हंटर्स थे, उड़ के बहुत दूर जाते हैं। कोई तो दीवार पे, कोई बहुत दूर जाके गिरते हैं।
सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तभी राकन को देखते हैं, वो चारों तरफ चीज़ें फेंकने लगता है और एक हंटर को देखते हैं, उसके ऊपर एक कार आके गिर जाता है जिससे वो वहीं पे मर जाता है। तभी राकन कहता है, लिसन अप यू लोली ह्यूमंस, अब से मैं तुम सबको हंट करता रहूँगा, तुम्हारी इतनी फ्लिम्सी स्किन और मांस को चीर के फाड़ लूँगा और खा लूँगा। आई एम द किंग ऑफ बीस्ट, द मोनाक ऑफ फैंग्स। अगर तुम में दम है तो आ जाओ और मुझे रोको। सीन शिफ्ट होता है, हम उसी जगह पे मिस चायन को एक पॉन्ड के पास देखते हैं, एक लेक के पास देखते हैं। वहाँ से वो पानी पी रही थी। तभी जीन आते हुए कहता है, पास में ही मुझे एक होटल पता है, वहाँ पे बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट बनाए जाते हैं, क्या लगता है खाने के लिए हम वहाँ जाए? मिस चायन हाँ कह देती है। तभी जीन फिर से काइसल को बुलाता है। ये देख के वो कहती है, मुझे लगा ये पास में ही है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल पास में है, अगर मैं फुल स्पीड में दौड़ के जाऊँगा तो फिर मुझे 5 ही मिनट लगते हैं। ये सुन के वो सोचती है, क्या? तो फिर वो कितने ज़्यादा स्पीड से दौड़ता है? सीन शिफ्ट होता है, हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग में चेयरमैन वू जिनचुल को देखते हैं। ये न्यूज़ सुन के वो भी बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, हैरान है। और तभी चिल्ला के कैजुअलिटीज़ के बारे में जानना चाहता है। वो आदमी आके उसे कंफर्म करता है कि हमें अभी कोई नंबर्स के बारे में नहीं पता, पर वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है, पर अभी कैसे? डेंजन ब्रेक होने में तो कुछ दिन बाकी है ना? और सोचने लगता है, इस गेट से डील करना यही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका था। इसी बारे में सोच सोच के मेरा सर दर्द कर रहा है। पर अभी एक बीस्ट कहीं से आ गया और सबको मारे जा रहा है। अच्छा मुझे बताओ संग जिनबू वो कहाँ है? वो बंदा कहता है, हम नहीं जानते सर। ये सुन के वो कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तभी वो उसे फिर से न्यूज़ देता है और कहता है, चेयरमैन एक हंटर उस बीच से लड़ने के लिए आगे आया है। वो कहता है, क्या संग जिनबू? नहीं सर, मुझे बताया गया कि वो एक वर्ल्ड क्लास हंटर है जो कि कोरिया में आया था। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लियोनार्ड निमाय को देखते हैं। वो राकन के सामने आया है और सोचने लगता है, क्या ये मैं कर पाऊँगा? ऐसा तो नहीं हो सकता यहीं पे मेरी एंड हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परहैप्स ऐसा हो सकता है मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाए, पर फिर भी मैं इस बीच से लड़ने के लिए पीछे नहीं हटूँगा, अपने हाथ को पीछे नहीं खींचूँगा। पर तभी आवाज़ सुनाई देता है, मूव, तुम मेरे रास्ते में हो। और वहीं पे हम थॉमस आंद्रे को देखते हैं जो कि उसकी सर को पकड़ते हुए उसे धक्का देते हुए पीछे खिसका देता है। सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में, जिनको चायन के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। तभी उसके पास कॉल आता है जो कि मिस्टर बू का था। वो कहता है, मिस्टर संग आपके पास कॉल नहीं जा रहा था, क्या हुआ था? मेरा फ़ोन, मैं थोड़ा सा सर्विस एरिया के बाहर था, बोलो क्या हुआ है? और तभी उसे सारे के सारे न्यूज़ बताया जाता है। पर जिनको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक बीस्ट कैसे ऐसा कर सकता है। अब तक वो गेट तो ओपन भी नहीं हुआ है। वो अपनी डेजिग्नेटेड शैडोज से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उनका भी कोई पता नहीं चल रहा था। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो मिस चायन से कहता है, लगता है कोरिया में कोई प्रॉब्लम आ चुका है। वो कहती है, क्या कोई डेंजन ब्रेक हुआ है? वो कहता है, नहीं, कुछ और तभी सोचने लगता है, ये एक इतना पावरफुल फो है, एक नेशनल लेवल हंटर जो उसके पास गया है, पता नहीं मेरे शैडोज़ के सिग्नल इतना वीक क्यों हो रहे हैं। वो तभी कहता है, चेयरमैन क्या बीस्ट का कोई शैडो है? और ये कहते ही बू जिनचुल वहाँ पे देखता है और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, आपको ये प्रॉपर तरीके से चेक करना है उसका कोई शैडो है कि नहीं। और सोचने लगता है, अगर है तो प्रोबेबली कोई कोलोसल बीस्ट उसके इनविजिबल शैडो के अंदर है। और तभी राकन को दिखाया जाता है जिसकी ऑरा बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, चारों तरफ बिखर रहा है। ये उसकी ऐसी खतरनाक ऑरा देख के लियोनार्ड कहता है, थॉमस। सभी के सभी हंटर्स वहाँ पे थॉमस आंद्रे को देख रहे थे और वो चिल्लाते हुए कहता है, वहाँ पे ऐसे ही खड़े मत रहो यू इडियट्स, जल्दी से जल्दी यहाँ से जितने दूर हो सके भाग जाओ। लगता है कि ये वाइल्ड बीस्ट अपने जगह नहीं जानता है। राकन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी थॉमस आंद्रे को देखते हैं, वो भी अपने पावर अप करने लगता है। उसके बॉडी में भी उसके पावर्स को हम देख सकते हैं, उसके ऑरा को बढ़ते हुए देखते हैं। और तभी कहता है, एक ऐसी बीस्ट, इसको तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, यही तो है यूनिवर्सल ट्रूथ। दोनों को आमने सामने देखते हैं, दोनों की ऑरा की वजह से चारों तरफ की चीज़ें तबाह हुए जा रहा है। तभी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस है। राकन तभी देखते हैं पहला हमला उसके ऊपर करता है, उसकी बॉडी के ऊपर करता है, पर उसके हमले से थॉमस को जैसे कि कुछ भी नहीं होता
और तभी थॉमस उसे बहुत ही खतरनाक एक पंच करता है, जिससे हम देखते हैं वो उसके मुंह ऊपर की तरफ हो जाता है, नीचे की तरफ वो खिसक जाता है। थॉमस यहीं पे नहीं रुकता, वो और एक पंच वहाँ पे उसके ऊपर करता है। वो पीछे की तरफ खिसक ही रहा था, तभी थॉमस उसकी सर को पकड़ता है और वहाँ पे ज़मीन पे दे मारता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द लाऊंगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।